Students, yesterday we do about the Newton's first law of motion. In first law of motion means when we apply force on any object, only then it change its position. And if we don't apply force, then it does not change its position. Inertia. In the Newton's first law, one word is used, inertia. Inertia is that property of a body due to which it resists a change in state of rest or uniform मोशन मीन्स एक ऐसी पोजीशन जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, लेकिन इनर्शिया उसकी उस प्रॉपर्टी को चेंज होने से रोकता है. दैट इज़ द इनर्शिया. मीन्स इनर्शिया इज़ दैट प्रॉपर्टी जो उसको उसकी पोजीशन चेंज होने से रोक रही है. देखो, अब येस्टरडे वी डू एग्जांपल्स अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक हैंगिंग कारपेट है और जब हम उस कारपेट को बीट करते हैं तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे हो जाते हैं. देखो वो नीचे क्यों हुए? क्योंकि हमने जब फोर्स अप्लाई किया तो किस पे किया? कारपेट पे. हमने अपना फोर्स अप्लाई किया कारपेट पे, जिसकी वजह से जितने भी उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स थे वो अपनी रेस्ट वाली पोजीशन पे थे और रेस्ट वाली पोजीशन पे होने के कारण वो सारे डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिर गए. मीन्स हमारे पास एक कारपेट है और उस कारपेट के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है. जैसे ही हमने उसको बीट किया, हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये कारपेट यहाँ पे आ गया, लेकिन जो इसके पार्टिकल्स थे जिस कारपेट के सहारे वो अटैच थे, रेस्ट पे थे, तो उनको तो वो स्पॉट ख़त्म हो गया, जिससे वो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो सारे नीचे गिर गए और कारपेट आगे चला गया. तो ये क्या था कि हमने फोर्स अप्लाई किया कारपेट पे, कारपेट आगे मूव हुआ और जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो नीचे गिर गए. उसके बाद है कि अगर हम एक ब्रांच को पूरा हैंग करते हैं, शेक करते हैं, तो उसके ऊपर जितने भी लीव्स हैं वो सारे नीचे गिर जाते हैं, बिकॉज लीव्स आर एट रेस्ट and we apply force on the branch, so that's why leaves falls downside. आपके पास एग्जाम्पल है कि एक जैसे ही एक कार या बस स्टार्ट होती है तो पैसेंजर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. देखो, एक हमारे पास एक कोई भी व्हीकल है और जिसमें हम बैठे हैं. अब जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हम नीचे वाली गाड़ी का नीचे वाला पार्ट जब मूव करना स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से नीचे वाला पार्ट हमारा मोशन में आ गया, जिससे ये तो आगे की तरफ मूव हुआ, लेकिन जो अपर पार्ट था वो रेस्ट की वजह से वहीं पे रह गया, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. इसी तरह से जब कोई भी व्हीकल स्टॉप होता है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारा अपर पार्ट था अभी मोशन में था और लोअर पार्ट अभी रेस्ट में आ गया गाड़ी स्टॉप होने के कारण, लेकिन जो अपर पार्ट अभी मोशन में था वो जैसे ब्रेक अप्लाई होते हैं वो आगे चला जाता है, जिसकी वजह से कभी भी ब्रेकर वगैरह पे या स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है तो एकदम से जब ब्रेक अप्लाई होते हैं तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं और इसीलिए सीट बेल्ट बांधने की सलाह दी जाती है. उसके बाद हमारे पास न्यूटन्स सेकेंड लॉ. उससे पहले हम करेंगे मोमेंटम. मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक टाइप का फोर्स है जो मास और वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट है. कि कोई भी मोशन है वो डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पे. वो जितना उसका मास, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और वेलोसिटी जीरो होगी तो उसका मोमेंटम भी जीरो होगा. वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट भी क्या हो गया? जीरो. क्योंकि अगर हम किसी भी वैल्यू को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाती है. मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर मीन्स विच कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. मास की यूनिट क्या हुई? किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम की यूनिट क्या हुई?
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई भी कराटे एक्सपर्ट होते हैं, वो किसी भी अगर पाइल ऑफ टाइल्स पे हीट करते हैं तो वो सारी पाइल ऑफ टाइल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो कराटे एक्सपर्ट उस पर हैंड ब्लो करते हैं तो उसका मोमेंटम एकदम से जीरो हो जाता है और जीरो होते ही वो सारी टूट जाती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम चलती हुई बस से अगर नीचे उतरते हैं तो हम उसके साथ कई दूर मूव करके जाते हैं ताकि मोमेंटम है वो हमारा एकदम से जीरो ना हो, मीन्स वेलोसिटी एकदम से जीरो ना हो। अगर वेलोसिटी एकदम से जीरो हो जाती है तो हमें चोट लग जाती है। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोमेंटम जब धीरे धीरे जीरो होगा तो उस पर नुकसान भी कम होगा। नाउ वी डू अबाउट द न्यूटन्स सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force। किसी भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो उसका मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है ये बताता है न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखो न्यूटन सेकंड लॉ, rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force act, और उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। मीन्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब वेलोसिटी में चेंज होना। अभी आपने किया है पीछे कि मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब हमारे पास वेलोसिटी चेंज हुई है तो मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। अब चेंज हुआ तो मतलब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो मास जब फाइनल वेलोसिटी थी और जब इनिशियल वेलोसिटी है उसको टाइम से डिवाइड करना। अब हमारे पास फोर्स क्या हुआ, मास दोनों में कॉमन है क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो v माइनस यू बाई टी। अब v माइनस यू बाई टी क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमारे पास एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है फोर्स और मास पे, मीन्स जितना फोर्स अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट में उतना ही एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और जितना किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा, मीन्स उसके वेलोसिटी में चेंजेस उतना ही कम होगा। अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, और अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, means if we increase the force then acceleration is also increased, if we decrease the force then acceleration is also decreased। now unit, mass की यूनिट है किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर फोर्स और मोशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारे पास उस टाइम हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में, मीन्स फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशंस मीन्स यूजेस, कहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के यूजेस हैं। देखो कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, आपको पता है कि व्हेन एनी क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग द फास्ट क्रिकेट बॉल, कि कोई भी क्रिकेटर है अगर बॉल को कैच करता है तो वो हमेशा अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों मूव करता है, क्योंकि जैसे ही वो कैच करता है वो सडनली अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करता तो एकदम से कैच होते ही मोमेंटम मीन्स वेलोसिटी एकदम से जीरो हो जाएगी और उसके हाथ पे चोट लगेगी, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो हो ताकि मोमेंटम उसका धीरे धीरे जीरो हो और चोट भी ना लगे। द केस ऑफ हाई जंपर्स, देखो हाई जंपर्स में क्या होता है कि सॉइल स्कैटर्ड की जाती है ऑन द ग्राउंड, क्योंकि अगर सरफेस हार्ड होगा तो उसकी स्पीड वेलोसिटी एकदम से जीरो हो जाएगी, और एकदम से जीरो हो जाएगी तो फ्रैक्चर वगैरह या कोई भी बॉडी पार्ट में पेन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सॉइल यूज़ की जाती है तो उसका मोमेंटम धीरे धीरे जीरो होगा, जिसके बेस पे उसको चोट भी कम लगेगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है या पर्सन है अगर उसका मोमेंटम धीरे धीरे जीरो होता है तो उसका नुकसान भी
कम होता है। अब यहाँ पे सीट बेल्ट लगाई हुई है, सीट बेल्ट से क्या होता है कि उसकी स्पीड है वो आगे मूव करने की धीरे धीरे 0 होगी, लेकिन अगर बेल्ट नहीं होगी तो वो पर्सन एकदम से आगे की तरफ मूव करेगा, जिससे वो शीशे से बाहर जाएगा और उसको बॉडी पेन होगा या हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो इसलिए जो सीट बेल्ट है वो उसका मोमेंटम धीरे धीरे 0 करने में हेल्प करती है। उसके बाद है हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स। देखो न्यूमेरिकल्स में, देखो मोमेंटम में, न्यूमेरिकल्स में व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फोर्स कितना अप्लाई होगा, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 6 kg है और उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स में हम इसमें सिंपली वैल्यू है वो पुट कर देंगे F = ma। लेकिन अगर हमारे पास, देखो, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू ए कार ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। देखो हमें चाहिए फोर्स निकालने के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमारे पास इस इक्वेशन में या स्टेटमेंट में एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन इसमें फर्स्ट इक्वेशन में जो a = v - u/t वर्ड होते हैं वो सारे मेंशन किए हुए हैं। अब यहाँ पे v भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है और u भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम इससे a निकाल सकते हैं। a आ जाएगा हमारे पास तो हम m की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो कभी भी आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ हो तो पहले आप ये देखो कि अगर हमारे पास मास, एक्सेलरेशन ये चीज़ें नहीं है तो हम उसमें इक्वेशन लगा के फॉर्मूला पुट कर सकते हैं और उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कभी भी वर्ड आ जाए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। अगर आता है स्टॉप तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कभी भी एक्सेलरेशन होगा तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो वो इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है। अब हमारे पास टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है और यहाँ पे रेस्ट मतलब u दे रखा है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन लगाएंगे जिससे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा और फिर उस एक्सेलरेशन को हम F = ma में पुट करके हमारे पास फोर्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो 7 मीट्रिक टन दिया हुआ है, तो मीट्रिक टन मतलब 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। तो पहले हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे न्यूमेरिकल सही है सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो पहले ये देखो कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर और वैल्यूज दी हुई है तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर लो, सॉल्व कर लो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।